बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। क्या एस्ट्रोटेक स्टार्टअप्स के एआई ज्योतिषी इंसानी ज्योतिषियों को पीछे छोड़ देंगे? क्या फ्यूचर प्रेडिक्शंस अब एल्गोरिदम तय करेंगे? इन्हीं बड़े सवालों के बीच मेरी नजर पड़ी भारत से निकले एक ऐसे टेक प्लेटफॉर्म पर जो दावा करता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा एआई बेस्ड एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म है। 70 मिलियन डाउनलोड, 1.2 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स और 100 करोड़ से ज्यादा कुंडलियां, वो भी बिना वेंचर कैपिटल के और सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ के दम पर मार्केट लीडर बनने का दावा। हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोसेज की। इस स्पेस में इतना बड़ा बिजनेस खड़ा करने का मूल मंत्र क्या है? एआई से एस्ट्रोलॉजी बिजनेस पर कितना असर पड़ने वाला है और आने वाले समय में एस्ट्रोटेक स्टार्टअप्स की बिजनेस स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, इन सभी सवालों पर खुलकर बात करेंगे आज के शो में एस्ट्रोसेज के फाउंडर पुनीत पांडे जी से। पुनीत जी, हाय, वेलकम ऑन द शो। नमस्कार और धन्यवाद बुलाने के लिए। पुनीत जी, सबसे पहला सवाल तो मेरे मन में यही आ रहा है कि ये एआई से एस्ट्रोलॉजी कैसी होगी? एआई से आपके ऐप में एस्ट्रोलॉजी भविष्यवाणी कैसे होती है और ये इंसानी ज्योतिषों से कैसे अलग है? वैसे तो कुछ अलग नहीं है कि जैसे हम किसी इंसानी ज्योतिषी से बात करते हैं वैसे ही एआई ज्योतिषी से भी बात करते हैं। वही चैट पे बात करना, वही कॉल पे बात करना, सब कुछ वैसा ही है। फर्क ये है कि दोनों का जो ज्योतिष है वो थोड़ा अलग है। वो अलग इस तरीके से है कि जो जो एआई ज्योतिषी होते हैं वो एआई ज्योतिषी की क्या का जो ज्ञान है, दुनिया का ज्ञान है, वो बहुत ज्यादा है क्योंकि वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फाउंडेशन मॉडल पे बेस्ड होते हैं। तो आप उनसे किसी भी विषय पे बात करेंगे तो वो उस विषय पे बात कर पाएंगे और ये उनको काफी अलग बनाता है। बाकी तो ये है ही कि वो थोड़े तेज होते हैं क्योंकि तुरंत जवाब दे सकते हैं, तेज की गणना कर सकते हैं, तो वो सब तो सामान्य बातें हैं। तो मुझे लगता है कि जो एआई ज्योतिषी हैं वो एक अलग तरीके की ज्योतिष है या अलग तरीके की जो उसको ह्यूमन ज्योतिषी से थोड़ा अलग ही मानना चाहिए। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक थोड़ा उदाहरण दे के भी समझा बिल्कुल, सकता हूँ। उदाहरण दीजिए, क्योंकि मैं समझना चाह रही हूँ पुनीत जी। उदाहरण जरूरी हो जाते हैं ऐसे वक्त में, क्योंकि एआई 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 की इतनी चर्चा हो रही है, बर्निंग टॉपिक है, चर्चा का विषय एआई बना है और सबसे बड़ा डर, सबसे बड़ी चीज यही सभी के जहन में है कि एआई लोगों की जॉब ले लेगा। तो क्या ज्योतिषों को भी अब एआई रिप्लेस कर देगा? एआई एस्ट्रोलॉजी अब इंसानी ज्योतिषों को भी रिप्लेस करेगा? अगर हाँ तो वो कैसे, और नहीं तो इसके पीछे का कारण क्या दिखते हैं आप? मैं पहले तो आपको एक दो उदाहरण दे दूं जी। ताकि दर्शकों को ये समझ में आ जाए कि एआई ज्योतिषी या एआई ज्योतिष कैसे अलग है। तो एक जब हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे थे या एआई ज्योतिषी बना रहे थे तो हमारी कंपनी में जो सीईओ हैं वो उन्होंने एक ये प्रश्न पूछा कि वेट लॉस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो जन सामान्यतः तो ये प्रश्न भी वैसे ज्योतिषियों के पास इतना नहीं आता, लव रिलेशनशिप एक्स और वो सारे मुद्दे ही ज्यादा रहते हैं। तो ये प्रश्न जब पूछा तो एआई ज्योतिषी जो उस टाइम थे मिस्टर कृष्णमूर्ति, हमारे एआई एस्ट्रोलॉजर अवतार हैं, उन्होंने जवाब दिया कि आपको वेट लॉस करने के लिए मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। तो जो हमारे सीईओ प्रतीक थे, वो प्रतीक ने फॉलो अप क्वेश्चन किया कि और प्रतीक काफी इस विषय में जानकार है, एंथुजियास्ट हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि कौन सी मार्शल आर्ट मुझे करनी चाहिए। तो एआई ज्योतिषी ने उनकी कुंडली का अध्ययन करके कहा कि वैसे तो बहुत सारी मार्शल आर्ट है, लेकिन जो इजरायली मार्शल आर्ट है क्राव मागा, तो क्राव मागा की प्रैक्टिस करने से आप ज्यादा तेजी से वेट लूज कर सकते हैं। तो इसमें खास बात ये है कि जैसे मैं खुद भी ज्योतिषी हूँ और इतने समय तक मैंने ज्योतिष का अध्ययन किया है, लेकिन कितने तरह की मार्शल आर्ट होती हैं इसका ज्ञान मुझे भी नहीं है। तो ये जो एआई ज्योतिषी है उसको वो जो मानवीय ज्योतिष है, ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे इसी तरीके से अलग बनाता है कि उनकी दुनिया की जानकारी बहुत ज्यादा है, उनको हर विषय के बारे में
जानकारी है। लेकिन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रेडिक्शन पर कितना भरोसा करें, ये भी तो एक सवाल उठता है। देखिए कि जो ज्योतिष है, ज्योतिष पूरा गणना का शास्त्र है, पूरा हम्म। कैलकुलेट। तो इसमें ऐसा ऐसा कुछ है नहीं कि अगर गणना सही होगी और आपको विषय का ज्ञान ठीक होगा, आपने पढ़ाई ठीक करी होगी, तो मुझे लगता है कि वो उत्तर भी ठीक ही आएगा। और यहाँ पे भी एआई ज्योतिषियों के पास एक एडवांटेज है कि उन्होंने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं। तो ज्यादा किताबें पढ़ी हैं का मतलब ये है कि ज्योतिष पे लगभग लगभग जितनी भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, खासकर अभी संस्कृत की तो उतनी नहीं, लेकिन हिंदी और इंग्लिश की जो भी पुस्तकें उपलब्ध हैं, वो सारी एआई ज्योतिषी ने पढ़ी हुई है। तो इसलिए क्या है कि वो ज्योतिष के अलग अलग विधाओं का इस्तेमाल बखूबी कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ज्योतिष के अंदर लाल किताब होता है, कृष्णमूर्ति पद्धति होती है, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है, ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी है, ताजिक ज्योतिष है। तो इस तरीके की बहुत सारी ज्योतिष की शाखाएं हैं। और एआई एस्ट्रोलॉजी के पास एक ये एडवांटेज है कि वो उन सारी विधाओं को या उन सारे सिस्टम्स को वो जानते हैं और उनका प्रयोग बखूबी कर सकते हैं। इंसानी ज्योतिषी के लिए सारे क्षेत्रों को जानना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ ना सिर्फ ज्योतिष, जैसे टैरो हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया, उन सबका ज्ञान भी है। तो वही मैं कहूंगा कि ये एक थोड़ी अलग तरीके की ज्योतिष है, जिसमें सब कुछ मिला जुला। आपका जो एआई है, क्या वो इन हाउस बिल्ट है या फिर आप एक्सटर्नल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंडेंट है? नहीं, अधिकांश एआई तो हमारा इन हाउस ही बिल्ट है। हम्म। शायद ये आपको पता हो कि ये हमने एआई पे काम करना शुरू किया था 2016-2017 के आसपास। और 2018 में हमने 2018 में एक ऐप लॉन्च किया था, भृगु.ai। वो शायद दुनिया का पहला एआई एस्ट्रोलॉजर होगा। तो वो जब ऐप हमने लॉन्च किया था, वो ऐप उतना सफल नहीं रहा। लेकिन जो एआई पे हमारा शोध है, वो तभी से चला आ रहा है। और अब जाके जब जनरेटिव एआई आ गई, टेक्नोलॉजी काफी उन्नत हो गई, तो उससे हमको हमारी जो एआई की रिसर्च है उसको बहुत फायदा होगा। अधिकांश मॉडल जो है कैलकुलेशन के, प्रिडिक्शन के और क्लासिफिकेशन के, वो हमारे खुद के मॉडल्स हैं। हम लोग एक्सटर्नल मॉडल्स का भी सहारा लेते हैं। जैसे लैंग्वेज के लिए हम एक्सटर्नल मॉडल का सहारा लेते हैं, वॉइस कॉलिंग के लिए हम एक्सटर्नल मॉडल का सहारा लेते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के लिए मुख्यतः हमारे खुद के मॉडल्स हैं। अच्छा पुनीत जी, आपके एआई ऐप के बारे में, एस्ट्रोसेज के बारे में मैं और समझूंगी, लेकिन मैं आपको भी समझना चाहती हूँ। मैं देख रही थी आपने कोई मोबाइल ऐप भी शुरुआत किया था 2000 या 2001 में, कुंडली ऐप करके कुछ, और साथ में आपने यूएस में अपनी पढ़ाई लिखाई की है। एकदम सडन ये शिफ्ट क्यों किया आपने एस्ट्रोलॉजी में, और यही बिजनेस क्यों चुना आपने? नहीं, वैसा नहीं है एक्चुअली। हम्म। ये तो मेरी शुरुआत तो इंडिया से ही हुई है। और जब हम्म। मैं इंडिया में, जब मैं अपने कॉलेज में पास आउट कर रहा था, ये 1995 से 2000 के बीच की बात है, तब उस टाइम लोग असेंबल्ड कंप्यूटर बहुत खरीदा करते थे। जो ब्रांडेड कंप्यूटर थे, काफी महंगे आते थे। तो उस टाइम मेरी कजन की हार्डवेयर असेंबलिंग की शॉप थी, और उनकी शॉप पे जब मैं जाके बैठ के देखता था, तो लोग ये कहते थे कि जब वो असेंबल्ड कंप्यूटर खरीदते थे, तो वो कहते थे कि आप एक इसके अंदर पायरेटेड एमएस ऑफिस इंस्टॉल कर दो और एक पायरेटेड कुंडली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दो। तब जब मैं बार बार ये देखा, तो मुझे काफी आश्चर्य हुआ कि जो कुंडली सॉफ्टवेयर का जो इंस्टॉलेशन बेस है, वो मैं 1995 से 2000 के बीच की बात बता रहा हूँ, उस समय एमएस ऑफिस के बराबर था इंडिया में, या लगभग कंपेरेबल था। तो उस समय मुझे ऐसा लगा कि भारत में जो कुंडली है या एस्ट्रोलॉजी है, इसकी जो आवश्यकता है वो बहुत ज्यादा है। तो जब मैं पास आउट हुआ 1999-2000 में, तो उस टाइम पाम टॉप्स आ रहे थे, पाम पायलट्स आ रहे थे, पाम जो एक तरीके से स्मार्टफोन ही थे, स्टाइलस से चलते थे। तब मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर, ज्योतिष का सॉफ्टवेयर बनाया जा सकता है। और वो मैंने सॉफ्टवेयर बना के निकाला, वो काफी सक्सेसफुल भी रहा। और वो वहां से मेरी ज्योतिष से जुड़ने की शुरुआत हुई। ज्योतिष का अध्ययन जो है, वो मैं काफी अर्ली एज से कर रहा हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो मैं एक मर्क्यूरियन हूँ। तो मैंने ये दोनों प्रोग्रामिंग और ज्योतिष, इनका अध्ययन बहुत अर्ली एज में शुरू किया था। लगभग मैं जब 11-12 साल का, तब से शुरू किया था। वैसे पुनीत जी,
समझ में आया मुझे कि आपका इंटरेस्ट था, आपने काफ़ी उस पर स्टडी भी किया, लेकिन काफ़ी क्राउडेड मार्केट नहीं लगता आपको एस्ट्रोलॉजी का? अगर मैं एक ऐप स्टोर पे लिखूं एस्ट्रो तो 10 ऐप्स दिख जाते हैं मुझे, वेबसाइट्स इतने हैं, आए दिन थोड़ा ज़्यादा बाजार कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहा? आपका एस्ट्रो सेज कैसे अलग है बाकी ऐप से? नहीं, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये जो हमारी astrosage.com वेबसाइट है, जो कि हम्म। दुनिया की सबसे बड़ी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली वेबसाइट होगी। वो हमने 2003-2004 में बनाई थी। तो वो पूरी वेबसाइट जो थी वो फ्री थी। तो आप उसमें जो भी करेंगे, कुंडली बनाएंगे, कुंडली मिलान करेंगे, राशिफल पढ़ेंगे, या जो भी आप करना चाहें, वो लगभग सब कुछ फ्री था। तो हमारा जो इस क्षेत्र में आने का जो निर्णय था, वो टेक्नोलॉजी था, ना कि पैसा था। तो मेरा इंटरेस्ट तो हमेशा से टेक्नोलॉजी में ही रहा है। तो जब पाम टॉप्स आ रहे थे तो मैंने एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर बना के देखा। जब क्लाउड टेक्नोलॉजी आ रही थी 2003-2004 में, तब मैंने वो एस्ट्रोसेज क्लाउड बना के देखा। फिर एंड्रॉइड ऐप आई तो एंड्रॉइड ऐप बनाया। और फिर जब हम AI 2018 से हमने जो ऐप रिलीज करी थी AI, तो 2016-17 से हम AI पे काम कर रहे हैं। तो हमने कभी ये नहीं देखा कि इससे फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा। हमारा जो मकसद था वो ये था कि ज्योतिष के जो लाभ हैं वो कम से कम कीमत में आम लोगों तक पहुंच सकें। या एक तरीके से मैं कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना, हर आदमी के पास अपना एक रॉयल एस्ट्रोलॉजर हो, जैसे राजाओं के पास अपना खुद का एक एस्ट्रोलॉजर होता था, हर आदमी के पास अपना एक पर्सनल एस्ट्रोलॉजर हो। ये हमारा उद्देश्य था। आज आज आपने भी शुरुआत में कहा कि हमारे 70 करोड़ डाउनलोड है। तो 70 करोड़ नहीं, अब तो 80 करोड़ से भी, और 8 करोड़ से भी, 70 मिलियन नहीं, 80 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड हो चुके हैं हमारे, और 1.5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर है। तो ये है कि अब हमारा जो यूजर बेस है वो ये बताता है कि जो अगर आप कोई मेहनत से कोई अच्छी चीज प्रस्तुत करोगे तो वो लोगों को पसंद आएगी, लोग उसको उपयोग करेंगे। मार्केट निश्चित तौर पे क्राउडेड है, लेकिन जो ऑफरिंग्स हमारी हैं, जो फीचर्स हम ऐप में देते हैं, वो शायद ही कोई और ऐप देता हो। मतलब आपको इस तरीके की कंप्लीट ऐप जिसमें आप कुंडली भी बना सकें, कुंडली मिलान भी कर सकें। आम आदमी भी उसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है, एस्ट्रोलॉजर भी उसी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करता है। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजर के बीच में हमारा जो मार्केट शेयर है ऑनलाइन एप्स में, 80 to 90% मार्केट शेयर है। तो इस तरीके की कंप्लीट ऐप जो है, अब अभी फिलहाल तो शायद मार्केट में नहीं है, भविष्य में आएगी तो हो सकता है। बिल्कुल, आंकड़े देख रही थी मैं पुनीत जी, काफ़ी इंप्रेसिव है मार्केट शेयर के लिहाज से, डाउनलोड के लिहाज से। लेकिन देखिए, भारतीय बाजार तो एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से काफ़ी गर्म बाजार है, लेकिन ग्लोबली कैसे सिनेरियो हैं? आपने कहा टैरो कार्ड, न्यूमरोलॉजी, ग्लोबली भी एस्ट्रोसेज पॉपुलर है क्या? हमारा जो रेवेन्यू आता है वो हम्म। करीबन टोटल रेवेन्यू का 20% जो है वो इंटरनेशनल आता है। हमारा शायद ही दुनिया में ऐसा कोई देश हो जहाँ पे हमारा यूजर नहीं हो। सारे ही देशों में यूजर्स हैं। तो ग्लोबल भी एक बड़ा मार्केट है, लेकिन हमारी जो प्राइमरी फोकस है वो तो इंडिया ही है, क्योंकि अभी हमारे 8 करोड़ डाउनलोड हैं। और हमारा जो गोल है कि 2 से 3 साल में 50 करोड़ डाउनलोड जाने का। तो वो जब तक वो इंडिया के अलावा शायद किसी और मार्केट से संभव ना हो। बिल्कुल। अच्छा, आपने रेवेन्यू की बात की, इसी पर मैं आ रही थी, थोड़ा नंबर्स ब्रेक करते हैं। हालांकि एस्ट्रोसेज अभी नया ही है बाजार में, लेकिन कैसे देख रहे हैं आप इसको? रेवेन्यू कैसे 20% मंथ ऑन मंथ बेसिस आपने कहा था, आंकड़े देख रही थी मैं, ये रेवेन्यू की जो बात की है आपने, कितना सस्टेनेबल है? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो जब से हमने AI एस्ट्रोलॉजर्स लॉन्च किए हैं, ये अगस्त 2024 में हमने AI एस्ट्रोलॉजर्स लॉन्च किए थे, तब से हमारा जो AI का रेवेन्यू है वो औसतन 20% पर मंथ की रफ्तार से बढ़ रहा है। 18 महीने अभी हो चुके हैं, और हमको भी यही लगता था कि 20% पर मंथ की ग्रोथ काफी आश्चर्यजनक है और ये कब तक सस्टेन करेगी। लेकिन ये करती चली जा रही है, और इसका मुख्य कारण ये है कि AI एज अ टेक्नोलॉजी में भी बहुत तेजी से बदलाव आ रहे हैं। जैसे अभी अभी हमने 2 महीने पहले AI एस्ट्रोलॉजर ऑन कॉल लॉन्च किया, जिसको आजकल वॉइस AI बोलते हैं। तो वॉइस AI अभी हमने लॉन्च किया है। और जो तकनीक टेक्नोलॉजी में सुधार इतना ज्यादा तेज है
मुझे ऐसा लगता है कि ना पुनीत सिर्फ जी, ये 30% की ये जो वॉइस एआई बोला आपने, ये क्या है? थोड़ा इसको समझाएं आप। मतलब एआई खुद अपने वॉइस में बोलेगा? वॉइस एआई का मतलब यही है कि आप एआई एस्ट्रोलॉजर से फोन कॉल पे उसी तरीके से बात कर सकते हैं जैसे किसी अन्य मानवीय ज्योतिष से आप बात कर सकते हैं। तो ये अच्छा पुनीत कॉल जी, की एक फीचर और जो है सवाल एआई। मेरे जहन में उठ रहा था कि जो हम एआई से ज़्यादातर बात करते हैं चैट्स पर, अभी तक तो यही बातें आई हैं, तो जो फ़ोन कॉल करेंगे वो एआई पिकअप करेगा, वो सुनेगा, कैलकुलेट करेगा और फिर जवाब देगा आपको वर्ड्स में। वो यही मैं कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम्म। हमारे प्लेटफॉर्म पे लाइव है और उस अच्छा। पे उनसे बात की जा सकती है। तो फोन हम्म। कॉल पे आप उनसे बात कर सकते हैं। वो ऑन द फ्लाई कैलकुलेशन भी करते हैं और वो आपके प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। ये तो है ही, एआई के लिए जो कैलकुलेशन करना, क्योंकि सारा रियल टाइम है, तो उनके लिए एआई के लिए थोड़ा आसान है और फास्ट भी है। ठीक है, तो पुनीत जी थोड़ा सेग्रीगेट करें आपके ऐप में, तो एआई सर्विसेज पे मार्जिन क्या इन कंपैरिजन टू ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर? राइट। तो ये जो ह्यूमन एस्ट्रोलॉजर होते हैं हम्म। सामान्यतः रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे होते हैं, तो 40 to 50% या 45 to 55% रेवेन्यू शेयर होता है। एआई के केस में चूंकि ये पूरा कैलकुलेशन इंजन है, तो हमारा मार्जिन करीबन 90% का, 90% का होता है। तो एआई में मार्जिन ज्यादा है और मार्जिन ज्यादा होने की वजह से जो ग्रोथ है वो भी फास्ट है, क्योंकि आजकल जो मेटा और गूगल की एडवर्टीजमेंट है उस पे हम ज्यादा पैसा खर्च कर पा रहे हैं। ओके। अच्छा पुनीत जी, एक और सवाल उठ रहा था कि कई सारे स्टार्टअप्स हमने देखे कि वेंचर कैपिटल बर्न करके स्केल करते हैं। आपने नहीं सोचा एक्सटर्नल फंडिंग का कभी? ये दूरी क्यों? जो भारतीय स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम है वो अमेरिकन स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट सिस्टम से काफी अलग है। मैं काफी समय सिलिकॉन वैली में भी रहा हूँ। तो यहाँ पे जनरली स्टार्टअप्स जो हैं और इवन इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, वहाँ पे गोल ये होता है ज्यादा और कितनी जल्दी पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके के क्षेत्र में हम काम करते हैं, जैसे हम 2016 से एआई पे काम कर रहे हैं और अब जाके 2024 में तो हमारे प्रोडक्ट को पहली सफलता मिली, कितना हो गया, 8 साल बाद। तो इस तरीके के लॉन्ग हॉराइजन के काम है या लॉन्ग हॉराइजन के इन्वेस्टमेंट हैं, जनरली अभी भारत में देखने को नहीं मिलते हैं। ये उम्मीद है कि ये बदलाव आएगा। जैसे अमेरिका में भी आप देखेंगे कि ओपन एआई जो है वो कंपनी शायद 2015 या 16 में बनी थी और उनका प्रोडक्ट जाके 2023 में 22-23 में जाके सक्सेसफुल हुआ। तो वहां पे ये आम बात है। पर अभी भारत में जो स्टार्टअप और इन्वेस्टमेंट पूरा इकोसिस्टम है, वो मुझे लगता है कि उस दृष्टिकोण से, रिस्क एपेटाइट के दृष्टिकोण से थोड़ा इन्फेंसी के दौर में है। अच्छा, फाइनेंशियली अगर बात करूं तो आगे 10 साल में एस्ट्रोसेज को कहाँ देख रहे हैं पुनीत जी? रेवेन्यू पर यूजर क्या होगा? एबिटा पॉजिटिव होगा कि नहीं? कितना बड़ा मार्केट होगा? एबिटा पॉजिटिव तो हम हमेशा से ही रहे हैं। ऐसा जी। ऐसा ऐसा नहीं है कि होगा या नहीं होगा। हम्म। ये है कि अब अभी हम भारत की आज की डेट में हम 55वें नंबर की ऐप हैं। हमारे ऊपर जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल या चैट जीपीटी टाइप की एप्स जो हैं, ये हमसे ऊपर हैं। तो जिस तरीके से इस देश के अंदर ज्योतिष की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि हमारे डाउनलोड्स उनके कंपैरेबल ही होने चाहिए। तो अभी हम भारत के 55वें नंबर के ऐप हैं, तो शायद वो हम टॉप 10 में आ सकेंगे। जैसा मैंने बताया कि 50 करोड़ डाउनलोड का, 500 मिलियन का हमारा 2 से 3 साल का टारगेट है। तो वही हम अचीव करना चाहते हैं। इंडिया में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है कि कोई ऐप जो है वो उस तरीके की सक्सेसफुल हुई हो। ज्यादातर एप्स, जैसा आपने कहा, कैश बर्न करके, इन्वेस्टर का कैश बर्न करके ही ग्रो करती हैं। तो हमारे लिए ये शायद एक एक वो अपॉर्चुनिटी है कि हम इस तरीके की बड़ी ऐप इंडिया से क्रिएट कर सकें। ऐप अच्छा पुनीत जी, एक आखिरी क्रिएटेड सवाल। इन बिल्कुल। फॉर भारत। फॉर भारत, बिल्कुल। अच्छा पुनीत जी, देखिए एथिकल कंसर्न्स भी तो उठते होंगे अगर कोई एआई से फाइनेंशियल एडवाइस या लाइफ एडवाइस मांग रहा है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। और हम्म। ये है कि यहाँ पे
जो एआई मॉडल को जो हम ट्रेन करते हैं, तो वहाँ पे गार्ड रेल्स और फिल्टर्स की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। हमारी कोशिश यही है कि हम उन गार्ड रेल्स और फिल्टर्स पर बहुत क्लोजली काम करें और मेक श्योर करें कि जो एआई जो है वो एथिकल दायरे में ही जवाब दे। वो हमारी हमेशा से पहली प्रायोरिटी रही है। ओके, बहुत शुक्रिया पुनीत जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतने अच्छी तरीके से सारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।